नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। आवेदन आपके 15 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में जानने वाले हैं, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम से अप्लाई कर रहे हो जिसमें 4208 वैकेंसीज हैं, या आरपीएफ एसआई से आवेदन कर रहे हो जिसमें 452 वैकेंसीज है। दोनों ही रिक्रूटमेंट में 2 पॉइंट आपको इनसे संबंधित जानकारी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है आपका आरक्षण से। आरक्षण में आपका ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर से बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाद में पछताने से अच्छा है अभी ये पॉइंट आप जान लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ओबीसी से संबंधित ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित तैयार करना है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इस वीडियो में बात करने वाले बहुत से कैंडिडेट जैसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया आवेदन के लिए स्टार्ट हो जाते, लेकिन उनको ये नहीं पता है क्या उसमें वो वाकई में एलिजिबल है। आप चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली योग्यता रखते हो उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये एक विशेष पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी अपन कवर करने वाले हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका फिटनेस देखेंगे, आपका आई साइट देखेंगे, आपके ग्लासेज है, चश्मा है, तब आप यहाँ पर एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट पर फोकस करें। उससे पहले यहाँ पर अपन फोकस कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं, तो आपको सबसे पहले चाहिए दुश्मन की ताकत का अंदाजा, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर। चाहे आप आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म डाल रहे हो या आरपीएफ कांस्टेबल के लिए डाल रहे हो, तो दोनों में किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रीवियस ईयर 2018-19 के ऑनलाइन जो सीबीटी एग्जाम हुआ था कांस्टेबल के 41 सेट है। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन सहित ये बुक आपको किरण पब्लिकेशन कि किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, या फिर आप अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल दूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर इस बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस टाइप से, क्योंकि अब की बार भी सेम एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया, सिलेबस वगैरह को। इसी टाइप से आरपीएफ एसआई के भी 23 सेट है प्रीवियस ईयर के, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था। तो ये बुक आपके पास होगी। जैसे आप तैयारी करेंगे अदर सहायक पुस्तक की सहायता से आपको पता चलेगा सिलेबस में क्या क्या प्रश्न है, लगभग उस हिसाब से पूछे जाते हैं किस सब्जेक्ट में कितने सवाल आते हैं। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की। यहाँ पर ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके बाद बात कर लेंगे अपन आरक्षण की, रिजर्वेशन की। आपको पता है आरपीएफ एसआई में आप आवेदन कर रहे हो जिसमें 452 वैकेंसीज हैं। इस हेतु आपकी ग्रेजुएशन स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल में कर रहे तो 10th पास होनी चाहिए। ये दोनों ही योग्यता हैं। उसके बावजूद आप अनफिट हो सकते हो यदि आपके B1 मेडिकल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिटनेस नहीं है। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो यहाँ पर आप मेडिकल के लिए पॉइंट देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट है, बहुत से कैंडिडेट हैं जैसे कि एसआई के लिए आवेदन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अभी तक रिजल्ट नहीं आया, क्या वो आवेदन कर सकते? नहीं कर सकते। आपका 14 मई 2024 तक रिजल्ट क्लियर होना चाहिए। जो अवेटिंग रिजल्ट वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये इन्होंने हिदायत दे दी है साफ साफ नोट पॉइंटों के माध्यम से। अब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के बाद जो कैंडिडेट हैं फाइनल रिजल्ट में आगे जाएंगे, जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए भेजे जाएंगे रेलवे हॉस्पिटल में, दे विल हैव टू क्वालिफाइंग इन मेडिकल कैटेगरी। B1 मेडिकल कैटेगरी बार बार बात हो रही है। तो B1 मेडिकल कैटेगरी में क्या क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले इन्होंने इंडिकेटिव तौर पर बताया कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में जो चीज़ें हैं B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की वो भी अपन देखेंगे। लेकिन दोज वेयरिंग ग्लासेज और हैविंग फ्लैट फुट, जो ग्लासेज चश्मा पहनते हैं जिनके फ्लैट फुट हैं, यानी पैर पूरा फ्लैट है नीचे से, नॉक नहीं है, घुटने टकराते हैं, स्क्विंट आई जो भेंगापन है, आई की डायरेक्शन है, एक आंख की किसी डायरेक्शन में जा रही दूसरी की किसी डायरेक्शन में जा रही, तो स्क्विंट आई। कलर ब्लाइंडनेस है, आप कलर का पता नहीं करते हो कौन सा कलर क्या है। एंड अदर बॉडीली जो आपकी इन्फर्मिटीज़ है आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ पर एक पॉइंट है वीयरिंग ग्लास, आप ग्लास वियर करते हो तो यहाँ पर आरपीएफ में आप आवेदन न करें। क्या वाकई में ऐसा है क्या? B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में ग्लास अलाउ है क्या? तो अब और डिटेल में जानने के लिए इन्होंने कहा है आपको, ये चीज़ मैंने बताई थी आरपीएफ एसआई वाले नोटिफिकेशन में। अब कांस्टेबल में भी एसआई है क्या? अब देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल। तो कांस्टेबल में भी सेम लाइन रिपीट की गई है, वियरिंग ग्लास हैं वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। और देखते हैं यहाँ पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। अब इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का चैप्टर 5 में आरपीएफ के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने बताया है मेडिकल। अब चैप्टर 5 में भी आपका गजेटेड रेलवे सर्विस के बारे में सेक्शन ए में, आपको सेक्शन बी में जाना है।
इसमें सेक्शन बी में मेडिकल एग्जाम्स हैं जो नॉन गजेटेड रेलवे सर्विसेज के बारे में बताया गया है। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपका जनरल फिजिकल एग्ज़ाम होगा और इसमें विशेषकर विजन टेस्ट का रेलवे में इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें आप देखेंगे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का मेडिकल आ जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बताया है, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेडिकल के रिगार्डिंग, कौन से पॉइंट हैं मिल सकते हैं। इसमें आपका विजन टेस्ट का, अब विजन टेस्ट में आप देखेंगे तो इनका जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, इसमें विजन टेस्ट आपका टेस्ट है 6/9 6/12 है। ये डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 6/12। 6/6 है तो अच्छा, लेकिन 6/9 और 6/12 से इससे खराब प्रदर्शन हुआ तो आप बाहर हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो B1 में विद और विदाउट ग्लास दे रखा है, जिसमें पावर ऑफ लेंस नॉट टू एग्जिट 4D, यानी आपके 4 डायप्टर से ज़्यादा की लेंस की पावर नहीं होना चाहिए। ग्लास है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ऐसा बताया B1 में। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें नियर विजन भी इस टाइप से है। अब ये ग्लास सहित बता रहे BN में, बाकी सभी RPF के अलावा जितने भी आप देखते हो रिक्रूटमेंट ग्रुप डी वगैरह में जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है उसमें ग्लास चलता है, लेकिन RPF में यहाँ पर नो ग्लासेज आर टू बी परमिटेड एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्टाफ वेयर देयर मेडिकल कैटेगरी इज B1। तो B1 मेडिकल कैटेगरी जो RPF में रहती है उसमें ग्लास अलाउ नहीं है। तो 6/9 6/12 आपका आई विजन होना चाहिए विदाउट ग्लास, विद नहीं विदाउट ग्लास है, ये आपका आई विजन होना चाहिए 6/9 6/12। बहुत से कैंडिडेट हैं ग्लास में पावर रहती है 3 डायप्टर की 2 डायप्टर की, विदाउट ग्लास इतना आई विजन नहीं है। आप स्टार्ट कर देते हो तैयारी, लेकिन लास्ट में पता चलता है जब आपके हृदय को ठेस पहुंचती है, अंतिम स्टेज में आप जाते हो, सारे पायदान पार करते हो स्टेजेस को, और पता चलता है कि आई विजन के कारण आप बाहर हो गए हो, तो कितना बुरा लगता है। इससे अच्छा अभी जान लो आपकी आई विजन कैसी है। इसके अतिरिक्त आप शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट होने चाहिए। बहुत से पॉइंट जैसे आपका हर्निया है, हर्निया जो पेट के अंदर जो गांठें होती हैं, और इसके अतिरिक्त जैसे फ्लैट फुट यहाँ पर अलाउ नहीं है। प्लस जो मिर्गी वगैरह की बीमारी रहती है, अस्थमा है, ओटोरिया है जो कान बहता है ना। और फिर यहाँ पर कंडीशंस रेंडरिंग द एसोसिएशन ऑफ कैंडिडेट्स विथ ऑब्जेक्शन, तो रिपल्सिव जो स्किन डिजीज हैं, ओजेना है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका पायरिया दांतों संबंधित रोग है, ये नाक संबंधित रहता है डिजीज। तो इन सभी को टेस्ट किया जाएगा। आपके पूरा शारीरिक रूप से आप फिट होने चाहिए, और कोई भी आपने पहले ऑपरेशन वगैरह करा रखा है किसी भी शल्य चिकित्सा में तो वो चलता है, लेकिन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है वो सही हो जानी चाहिए। तो ब्लाइंडनेस, डीपनेस, और आपकी कोई हड्डी वगैरह में दिक्कत है, यानी ऑर्थोपेडिकली आप हैंडीकैप्ड हैं। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड आर दोज हु हैव ए फिजिकल डिफेक्ट, और आपकी फिजिकल कोई भी डिफेक्ट है हाथ पैर अंगुली वगैरह में, तो यहाँ पर आपका वो भी टेस्ट किया जाएगा। यूरिन टेस्ट किया जाता है। बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं वो RPF में अलाउ नहीं है। हेड इंजरीज से संबंधित आपको पहले ही घोषणा करनी होती है। स्पीच है, हकलाते हैं, तो यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। यदि थोड़ा बहुत नॉर्मल हकलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हीयरिंग आपको सुनाई सही देता हो। उसके बाद आपका एक्सरे वगैरह में हार्ट एंड लंग्स कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं रिजर्वेशन की। सेकंड पॉइंट है रिजर्वेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म से पहले ही चाहिए। तो रिजर्वेशन में वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है, एक हॉरिजेंटल रहता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो कि एक्स सर्विसमैन को है। वर्टिकल रिजर्वेशन आपका पूरा सेक्शन जैसे EWS हैं, SC ST OBC, इन सभी को ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, बांटा गया है। एक जो 100% रिजर्वेशन है उसमें सभी को अलग अलग दिया गया है। SC को अलग दे दिया, ST को अलग दे दिया, OBC को अलग दे दिया, EWS को अलग दे दिया, और फिर अनरिजर्व तो है ही है। तो इनमें से यदि हॉरिजेंटल कर दें, अब हॉरिजेंटल का मतलब कैटेगरी वाइज फेज, जैसे कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है वो हॉरिजेंटली विभक्त है। जैसे कि 10% है तो OBC का 10% वो ले लेगा, जो भी टोटल पोस्ट है OBC की उनमें 10% एक्स सर्विसमैन की, EWS में से 10% ले लेगा, तो ये आपका हो जाता है हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में यहाँ पर बात हुई है कि EBC एंड EWS आर डिफरेंट कैटेगरी। अब EBC का मतलब जिसमें आपकी फॉर्म फी 250 रुपये लगती है, वो कैंडिडेट कौन से होते हैं जिनकी जो BPL परिवार से आते हैं या 50,000 रुपये से कम पारिवारिक आय हैं, वो EBC वाले। तो उनको कोई रिजर्वेशन में परसेंटेज छूट नहीं मिलती है, केवल फॉर्म फी की छूट रहती है। EWS अलग कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। अब रिजर्वेशन में एक पॉइंट देखिएगा, ऑल कैंडिडेट इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट जनरल अनरिजर्व्ड वैकेंसीज subject to fulfillment of eligibility conditions required for UR. However, vacancies reserved for specific groups
SC ST OBC EWS will be filled only by candidates belonging to that community category। यानी कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं ओबीसी हूँ, SC ST से हूँ, उसके बावजूद मैं जनरल में अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हो। वैसे ही आप ओबीसी SC ST EWS से हो, अपनी कैटेगरी से अप्लाई करते हो, आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली जनरल में कंसिडर किए जाएंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होगा। काफ़ी रिक्रूटमेंट होता है SSC वगैरह में डायरेक्टली खारिज कर देते हैं, यहाँ पर आप अनरिजर्व में काउंट होंगे। आप चाहते हो कि मेरे को तो डॉक्यूमेंट बनानी नहीं, मैं सीधा ही फॉर्म भरूँ तब UR ही रखूँ, तो भी आप रख सकते हो। आप शर्तें ये रहेगी, आप ओबीसी से हो तो वहाँ पर आप एज लिमिट वगैरह की छूट चाहते हो, 28 से ज़्यादा आपको छूट चाहिए, 28 से ज़्यादा आयु है तो उस केस में आपको अपनी कैटेगरी से ही आवेदन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप आयु में छूट नहीं चाहते हो तो वो चलेगा, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स में छूट नहीं चाहते हो, उस केस में आप डायरेक्टली UR से अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अपनी कैटेगरी से तो आपको अप्लाई करना ही करना है। अब ये शर्त है, कैटेगरी में आप फुलफिलमेंट नहीं करते हो कंडीशंस, उस केस में आप UR क्रिएट कर दिए जाएंगे। Hence, SC ST OBC NCL candidates who fulfill their requisite education qualification can also apply against UR vacancies for which they will have to compete as general candidate without any election concession in age, qualification of marks. In any case, candidates are advised to indicate their actual community in the application। तो कहने का मतलब आप डायरेक्टली भी UR से अप्लाई कर सकते हो SC ST OBC के होने के बावजूद, उस केस में आपको एज में छूट वगैरह नहीं मिलेगी। फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन EWS SC ST OBC NCR कैंडिडेट शुड फर्निश द नेसेसरी सर्टिफिकेट। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट DV के वक्त चाहिएगा, और EWS का तो सर्टिफिकेट नंबर पहले ही फॉर्म भरते वक्त ही मांग लेंगे, इन्होंने बताया, तो वो लास्ट में आपके एनेक्सर में दे रखा है। यानी आपका जो ऑनलाइन OBC सर्टिफिकेट बनता है, कौन सा, रेलवे के केस में सेंट्रल OBC चाहिए। ये SC ST तो वो कॉमन ही रहता, सभी के लिए SC ST का सर्टिफिकेट है, लेकिन OBC नॉन क्रिमिनल का यहाँ पर जो सेंट्रल एनेक्सर 2 में दे रखा है, एनेक्सर 3 में EWS का दे रखा है। जैसे एनेक्सर 2 में फॉर्मेट फॉर OBC NCR सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की ये पोस्ट है, इसमें दे रखा है कि यहाँ पर आप पूरा आपका जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट रहता है, जैसे राजस्थान के निवासी है तो उनका सेंट्रल OBC बन जाता है, जो इंग्लिश में ही रहता है, तो लगभग वो इसी फॉर्मेट में रहता है और वो आपके मान्य रहेगा। ठीक है, आपके स्टेट से आप सेंट्रल OBC बनाते हो, ऐसा नहीं कि ये सेम टू सेम प्रिंट निकाल के आपको साइन कराना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बनते हैं तो इसी फॉर्मेट में लगभग रहता है और मान्य रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार का आपका OBC वाले कैंडिडेट एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरेंगे, DV के वक्त ये चाहिएगा, अभी ज़रूरत नहीं है, आपने खुद को साइन करना है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी कोई समस्या रहेगी नहीं। और बाकी EWS सर्टिफिकेट है जो आपका ऑनलाइन रहता है, वो इस टाइप से वैलिड रहेगा, जिसमें दे रखा होता है कि 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि है तब आप EWS के एलिजिबल नहीं रहते हो। आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट और उससे ज़्यादा, तब भी आप एलिजिबल नहीं रहते हो। इसी प्रकार से कोई नगर पालिका में आपका 100 स्क्वायर यार्ड्स का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उस केस में आप एलिजिबल नहीं हो। और बाकी आपकी इनकम, पारिवारिक टोटल आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए EWS के लिए। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST OBC NCL फॉर्मेट प्रेस्क्राइब फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही मान्य होगा। और जो आपके सर्टिफिकेट हैं, इन्होंने बताया कि ऑल सर्टिफिकेट जो हैं वो या तो इंग्लिश में होने चाहिए या हिंदी में है चलेगा, लेकिन और किसी भाषा में है उस केस में उनका ट्रांसलेटेड वर्जन है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो खुद का अटैच किया हुआ। बाकी जब आपका DV होता है, उस केस में आप अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तब उस केस में आप डिबार यानी रिजेक्ट हो जाएंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एक्सेप्ट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट आपके नहीं है, उसके अतिरिक्त अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कास्ट और EWS नहीं है तो आप अनरिजर्व ट्रीट हो जाएंगे, आपका कैंडिडेचर है या फिर डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टली नहीं होंगे। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ। अब OBC वाले कैंडिडेट की बात करें, द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर OBC NCL कैंडिडेट शुड स्पेशली मेंशन दैट कि वो नॉन क्रिमिनल नहीं है, इस टाइप से मेंशन होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में। और जो अपॉइंटमेंट में OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको अभी मैंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बताया है, वो भी आपको भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपका ये सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, कम्युनिटी या कैटेगरी स्टेटस है आपका SC ST OBC जो भी हो, एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट दिस CN। जैसे कि इसकी क्लोजिंग डेट है वो 14 मई 2024 है, तो आपका जो स्टेटस यानी आप OBC SC ST हो
ये 14 मई 2024 से पहले तक का होना चाहिए, उस तक का प्रूफ होना चाहिए कि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो। लास्ट डेट से पहले तक का आपका सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। तो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN सेल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन एंड रिलेटेड बेनिफिट एज पर एलिजिबिलिटी। लास्ट डेट से पहले तक आप उस स्टेटस में, कैटेगरी के स्टेटस में हो जाने चाहिए, अदरवाइज आप हैं वो UR में काउंट कर दिए जाएंगे। तो 14 मई 2024 से पहले का आपका ये सर्टिफिकेट बने हुए होने चाहिए, ध्यान रखना है। EWS वाले कैंडिडेट हैं वो सेम स्थिति में आपको बता चुका हूँ, इनका सर्टिफिकेट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। The candidates applying against the vacancies reserved for EWS must possess income and assay certificate as on closing date of submission of application। लास्ट डेट है 14 मई 2024 से पहले आपको ये सर्टिफिकेट चाहिएगा, क्योंकि इसी के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाता है, जिसमें सर्टिफिकेट नंबर, EWS सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, कब डेट ऑफ इश्यू, कब जारी किया गया सर्टिफिकेट है, कौन किसने जारी किया, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ इश्यू जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। सो लास्ट डेट से पहले आपका EWS है वो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म आ रहा है लास्ट डेट के बाद में कभी भी बना दूंगा, OBC SC ST EWS नहीं, इससे पहले का होगा तभी आपका सिलेक्शन होता है, तो DU में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीधे आप, यदि ये दिक्कत होती है, आप प्रेजेंट नहीं करते हो सर्टिफिकेट, तो UR में काउंट हो जाएंगे। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है तो जो क्षैतिज आरक्षण है 10% वो एक्स सर्विसमैन को है, प्रत्येक कैटेगरी में से अलग अलग लिया जाएगा। मान लेते हैं एक्स सर्विसमैन हैं वो नहीं मिलते हैं, 2 बार PET हो जाती है उसके बावजूद, तो वैकेंट सीट जो एक्स सर्विसमैन की रहती है हॉरिजेंटल आरक्षण के तहत, वो उसी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनको दे दी जाएगी। बाकी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेलेक्ट कर रहे फॉर्म भरते वक्त, मतलब जिनके पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है, या फिर जिनके पास BPL कार्ड है, उस केस में भी इसका प्रूफ क्या 50,000 से कम है, वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बाद में बनाते हो तो इसका खर्चा लग जाता है 250 रुपये बनाने का। तो बहुत से कैंडिडेट ABC सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम रहती है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में घूमते रहते हैं, उतना खर्चा लग जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। BPL कार्ड है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपका नाम वगैरह सही होना चाहिए। तो कंक्लूजन यही है, लास्ट डेट 14 मई 2024 से पहले आपके सर्टिफिकेट हो जाने चाहिए रेडी। और यदि आपके B1 मेडिकल स्टूडेंट में आप कहीं ना कहीं चश्मा पहनते हो तो वहाँ पर 6/9 या 6/12 अपना आई विजन टेस्ट कर लेना। ये दोनों, एक आंख 6/9 रहनी चाहिए कम से कम, दूसरी 6/9 नहीं है तो 6/12 भी चलेगी, कोई भी आंख है। और इसी टाइप से आपका नियर विजन भी रहता है 0.6 विद और विदाउट ग्लास, लेकिन यहाँ पर विद ग्लास नहीं रहेगा, विदाउट ग्लास रहेगा। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। आपकी बार ग्रुप्स वगैरह का झंझट खत्म किया गया है, लास्ट डेट से पहले तक आपका आवेदन शुरुआत में ही कर देना, बाद में सर्वर वगैरह एरर रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल की कोई भी डाउट वगैरह है या फिर अपडेट होती है वहाँ पर आपको सबसे पहले है वो मिल जाती है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, बाय बाय।